हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर का वेटेज एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स का है और इसके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत रेयर हो गया तो वो केस स्टडी पूछ लेंगे रिलेटेड टू स्कोप से रिलेटेड या वो ट्रेडिशनल बिजनेस ई बिज़नेस से रिलेटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसका बनता है कि या तो एमसीक्यू दे दे स्कोप वाला B2B है या B2C है, या ज़्यादा चांसेस बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन बता दो या किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। तो ये इसका ज़्यादा फोकल पॉइंट है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने को था, बट अपने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट का जो 7th और 8th टॉपिक है वो सिलेबस से हट चुका है, दैट इज़ आउटसोर्सिंग एंड KPO। तो अब हम लोग को बस 5 टॉपिक पढ़ना रहेगा ये चैप्टर में, और ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले समझते हैं ई बिज़नेस क्या होता है। तो ई बिज़नेस मतलब जो भी हम लोग ऑनलाइन के थ्रू बिज़नेस करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके बिज़नेस करते हैं, उसको बोलते हैं ई बिज़नेस। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। जो भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं, अपना वेबसाइट क्रिएट करके, अपना ऐप बना करके, तो वो जो भी बिज़नेस किया जा रहा है थ्रू इंटरनेट, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस का मीनिंग देख लो। ई बिज़नेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। मतलब इंटरनेट का उपयोग करके अगर आप अपना धंधा कर रहे हो तो आपके धंधे को बोला जाएगा कि आप ई बिज़नेस कर रहे हो। क्लियर है। सेकेंड एक एमसीक्यू आ जाता है कि बिजनेस एक्टिविटी 3 चीज़ से मिलकर बनता है, दैट इज़ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो ये वाला कोई लिखने को नहीं आएगा, बस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लेना एज एन एमसीक्यू। ठीक है। अब हम लोग अगले अगले पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था, एक और पॉइंट जो उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखा था कि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ये अपने खुद के डाटा सर्वर्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, बिकॉज इनका जो डाटा होता है वो बहुत ही प्राइवेसी रखना पड़ता है, किसी लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉम्पिटिटर इसका एडवांटेज उठा लेंगे। तो इस वजह से जो भी इनका डाटा रहता है वो बहुत ही सिक्योर हो, इस वजह से वो अपना खुद का पर्सनल डाटाबेस बनाते हैं, पर्सनल सर्वर बना के चलते हैं। कई सारे कंपनी पब्लिक सर्वर भी यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप का मतलब दायरा, दायरा बाउंड्रीज। ई बिजनेस के क्या क्या स्कोप है। वैसे तो ई बिजनेस के बहुत सारे स्कोप है, जैसे C2G, B2G, जी इन स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट के लिए, बट अपने सिलेबस में बहुत कम दिया हुआ है और ये ब्रॉडली 4 कैटेगराइजेशन हुआ है, दैट इज B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स एंड इंट्रा बी कॉमर्स। B2B कॉमर्स मतलब B का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है बिजनेस से, C का रिप्रेजेंटेशन है कस्टमर से। ठीक है। तो पहला होता है B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, मतलब एक बिजनेस अपना सामान दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, इसको बोलते हैं B2B कॉमर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल alibaba.com हो गया। ये क्या करता है, एक बिजनेस है अलीबाबा, अगर और मैं इंडिया में हूँ, मैं भी कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, तो जो भी बिजनेस ऑपरेट करते हैं उनको अच्छा बल्क क्वांटिटी चाहिए रहता है, तो मैं क्या करूँगा, अलीबाबा से परचेज करूँगा। और अलीबाबा में क्या होता है, ज़्यादातर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन होता है, वन क्वांटिटी मंगाना बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स पे रहता है, बाकी सब में ऐसा क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन रहता है कि 50 क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा, 100 क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी। तो इस वजह से B2B कॉमर्स मतलब एक बिजनेस अपना सामान दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, तो इसको बोलते हैं B2B कॉमर्स। सेकंड पे आते हैं B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स मतलब बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। इसका मतलब एक बिजनेस अपना सामान कस्टमर को बेच रहा है, दैट इज इसका एग्जांपल अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो इन लोग क्या करते हैं, ये खुद बिजनेस है और ये जो अपना सामान डिलीवर करते हैं वो करते हैं कस्टमर को। थर्ड है C2C कॉमर्स। C2C कॉमर्स मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना सामान बेच रहा है। तो जैसे OLX हो गया, eBay हो गया, तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे मेरे पास कोई पुराना फर्नीचर रखा हुआ है जो अब मेरे कोई यूज़ का नहीं है, तो मैं उसको OLX में अपलोड कर दूंगा और कोई दूसरा कस्टमर जो उसको नीड होगा फर्नीचर टेबल वो, और अगर उसको वो टेबल या फर्नीचर पसंद आ गया तो उसे वो परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे ना तो मैं या ना तो वो जो बायर है वो दोनों बिजनेसमैन है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कस्टमर है। मैं भी कस्टमर हूँ और जो वो पर्टिकुलर था जो पर्सन परचेज कर रहा है वो भी कस्टमर है। तो इससे बोला जाता है C2C कॉमर्स, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना सामान दे रहा है। फोर्थ पॉइंट पे आता है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके गिन के 2-3 पॉइंट्स दिए हैं वो याद कर लेना है। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं
उसे हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो जो एनसीईआरटी में भी रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, इवन पूनम गांधी में भी। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन मान लो लेट से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन का और एक दूसरा डिपार्टमेंट मान लो वो सेल्स का डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वन अगर डिपार्टमेंट टू से कांटेक्ट कर रहा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंट्रा बी कॉमर्स। सेकेंड, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, तो इसे भी हम इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है, अगर आपने सप्लायर को भी ऑर्डर दिया है तो वो भी इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्लासिफिकेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड टॉपिक, स्कोप ऑफ ए बिजनेस, ब्रॉडली चार स्कोप, B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। B2B मीन्स जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कस्टमर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। B2C मतलब एक बिजनेस कस्टमर को सामान बेच रहा है। C2C मतलब कस्टमर कस्टमर को सामान बेच रहा है, जो कि OLX, eBay ये सब हो गया। और एक इंट्रा बी कॉमर्स जहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, एक डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, ट्रेनिंग करवा रहा है एंड अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ये सब आ जाएगा स्कोप ऑफ ई बिजनेस के अंदर। क्लियर। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ये सब तो पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, इस पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज स्लैश बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस करने के, ऑनलाइन अपना धंधा चलाने के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बेनिफिट्स है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांटेजेस बताओ, अपॉर्चुनिटीज़ बताओ, बेनिफिट्स बताओ, मेरिट्स बताओ, तो वो सबका आंसर यही है। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहला है ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो बहुत ईजिली फॉर्म हो जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना पड़ता है, लोअर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब हो गया, अगर इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा, रादर देन वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, रिटेल आउटलेट बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब 24/7 एक्सेस रहता है, घर बैठे बिजनेस ऑपरेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला है स्पीड। स्पीड का मतलब इसमें इसका पॉइंट याद रखना है, माउस के एक क्लिक से हम लोग कस्टमर का पूरा डाटा निकाल सकते हैं, कस्टमर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो ये था स्पीड का रेफरेंस यहाँ पे, कि माउस के सिर्फ एक क्लिक से हम लोग कस्टमर का पूरा डाटा पता कर सकते हैं कि वो कहाँ रहता है, कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है, कितने बजे ऑर्डर प्लेस किया है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस किया है, क्या उसके पिन कोड है, सारा डिटेल पता किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ग्लोबल रीच। अगर हम ई बिजनेस करते हैं तो हम ग्लोबली रीच कर पाएंगे, अपने नेशनल बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस बना पाएंगे और देश विदेश तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग एज इन अगर हम लोग ई बिजनेस बना रहे हैं, तो जब हम लोग ई बिजनेस बनाते हैं, तो हमारे जो मतलब जो भी हमारा कस्टमर का मोबाइल स्क्रीन होगा, इसी में सब कुछ दिख जाएगा कि हम क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कितने कितने रुपए में ऑफर कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या हमारी कूपन कोड्स है, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग एक दुकान बनाएंगे, एक रिटेल आउटलेट बनाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही खर्चा लग जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग का जो मेन कीवर्ड है वो है शोरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डिटेल जो है फ़ोन के स्क्रीन में ही उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो हमें एज सच शोरूम बनाने की नीड नहीं होती यहाँ। और लास्ट पॉइंट है मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। मतलब जो ई बिजनेस होता है वहाँ पे बहुत ही मिनिमम पेपर वर्क होता है, सब कुछ ये ऑनलाइन फॉर्मेट पे हो जाता है, तो पेपर वर्क का लोड बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग एक मूवमेंट कर रहे हैं जो पेपरलेस सोसाइटी है, मतलब पेपर वेस्टेज वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो भी पेड वगैरह है वो बिल्कुल सेफ रह रहा है, उसको हम लोग डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये याद रखना है, एग्जाम में ये अपॉर्चुनिटीज़ पूछ सकता है, बोल ऐसा भी आ सकता है, बेनिफिट्स भी लिख कर आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस भी बोल सकता है, मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस भी बोल सकता है, तो उसके अंदर इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। ये सब तो कंप्लीट हो गया था। ये वाला भी एक टॉपिक देख लो, ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। इसका भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताओ ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का। तो बिल्कुल बेसिक्स के साथ बताएंगे। अगर तुम लोग बेसिस नहीं बताओगे तो मार्क्स कट जाता है, तो कोशिश करना है कि हम लोग बेसिस भी दें कि हम लोग किस बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और फिर उन दोनों का ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। बिकॉज ये बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स मन बेसिस नहीं लिखते हैं। मैं जब जब लिखवाया हूँ मोस्टली सिनेरियो पे, जब बुक पे अवेलेबल ना हो तभी मैं उसमें एक या दो जगह बेसिस नहीं लिखाया हूँ, बाकी तो सब जगह मैं बेसिस लिखवाया हूँ, बिकॉज बेसिस मस्ट है।
वो 10th तक अलग था जिसमें हम लोग बेसिस नहीं भी लिखते थे, डायरेक्ट डिफरेंस लिखते थे, चल जाता था। 11th 12th में बेसिस मस्ट है और इसके भी मार्क्स रहते हैं, 1.5 नंबर, 1 नंबर, 0.5 नंबर, वो डिपेंडिंग ऑन कैसा टाइप का डिफरेंस बिटवीन है, तो बेसिस के भी मार्क्स मिलते हैं और बेसिस नहीं लिखोगे तो मार्क्स डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। एक बार मैं फटाफट रीड कर देता हूँ। एग्जाम में जब फॉर्मेट बनाएंगे, पहला बेसिस आएगा, सेकंड ई बिजनेस आएगा, थर्ड ट्रेडिशनल बिजनेस आएगा। बेसिस में सबसे पहला फॉर्मेशन, ई बिजनेस को सेट करना बहुत ईजी है, वेर एज ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, रिटेल आउटलेट वगैरह बनाना, खर्चा बहुत ज़्यादा करना, ये सब। पर्सनल टच, तो ई बिजनेस में पर्सनल टच अवेलेबल नहीं रहता है और ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच अवेलेबल रहता है। मैं सामान को जाकर वहाँ चेक कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ कि वो कॉटन का फैब्रिक है या वो सिल्क का फैब्रिक है, नाइलॉन का फैब्रिक है, रबर है, वो मैं पूरा फील ले सकता हूँ। तो दैट्स व्हाट ये पर्सनल टच। पर्सनल टच कहाँ पे पॉसिबल हो जाता है? हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल हो जाता है। ऑनलाइन या ई बिजनेस में पर्सनल टच अवेलेबल नहीं होता। वो भले कंपनी वाले जूम करके दिखा देंगे, बट हम पर्सनली उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते। फिर थर्ड पॉइंट है सेटिंग अप कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों ही याद रखना, ई बिजनेस में कम पड़ता है, वेयर एज ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सेटिंग अप कॉस्ट मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने का जो सेटिंग अप कॉस्ट लगेगा, पूरा बिल्डिंग वगैरह बनाना, जो भी आउटलेट बनाना, वो सब। और ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब वहाँ के बिजली बिल, वहाँ पे सैलरी वगैरह जो भी एज इन वो सब है, वो उसके हो गए ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स भी देखो, पर्सनल टच जो सेकंड पॉइंट था और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड में बस थिन लाइन का डिफरेंस है। पर्सनल टच में हम उस प्रोडक्ट को ऐसा टच कर ले रहे हैं, लेट से खिलौना है, खिलौना को मैं ऐसे टच कर ले रहा हूँ। और ये क्या लिखा है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एज इन वो जो भी टॉय है उसको मैं ऑन करके देख रहा हूँ कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो दोनों ही ब्रॉडली एक ही जैसा पॉइंट है, बट डिफरेंस बनाना था करके ऐसा अलग अलग पॉइंट दे दिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स जो है वो ई बिजनेस में आपका पॉसिबल, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स ई बिजनेस में आपका पॉसिबल नहीं है। वेर एज अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल पॉसिबल रहता है। वहाँ हम जाके पर्टिकुलर्स को पर्सनल टच भी कर सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व वाला पॉइंट है, ई बिजनेस में हाई रिस्क रहता है, वेयर एज ट्रेडिशनल बिजनेस में लेस रिस्क रहता है। क्योंकि अगर मैं ऑर्डर कर लिया हूँ कांच का ग्लास, तो ई बिजनेस का कोई भरोसा नहीं, वो टूटा फूटा भी आ सकता है। आईफोन मंगाया हूँ तो वो रिन का साबुन आ रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इस वजह से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई रिस्की हो सकता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम तो खुद ही जाके खरीद के ला रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लेस रिस्की रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो ई बिजनेस वो होते हैं, वहाँ पे इंटरमीडियरीज मन या तो बहुत ही फ्यू होते हैं या तो होते ही नहीं है। इंटरमीडियरीज मतलब बीच के पार्टीज, मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद जो फाइनल कस्टमर या कंज्यूमर। तो बीच के जो होलसेलर और रिटेलर है इनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं। कभी कभार इसमें एजेंट भी ज्वाइन हो जाता है, तो होलसेलर के बाद एजेंट, एजेंट के बाद मैन्युफैक्चर के बाद एजेंट, एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, एंड देन वो फाइनली मिलता है कस्टमर को। तो ई बिजनेस में ऐसा माना जाता है कि मैन्युफैक्चर सामान बनाए और डायरेक्टली कस्टमर को मिल जाएगा, यहाँ पे बीच के इंटरमीडियरीज नहीं रहेंगे। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें तो बीच में वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। इस चैप्टर में ब्रॉडली इतना ही कवर करना था और बुक के सारे एमसीक्यूज भी हम लोग इसमें कर लिए थे कवर। और तो कुछ नहीं बचा। वो एक ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस रहेगा, सॉरी ई कॉमर्स और ई बिजनेस, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एक बार ज़रूर से रीड कर लेना। एग्जाम में वो भी कई बार पूछ लेता है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो मैं ये सर्कल बना के भी बताया था। ई बिजनेस जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है, वेयर एज उसके एक छोटा सा पार्ट होता है ई कॉमर्स। तो ये एमसीक्यू पूछ लेता है कि दोनों में से ब्रॉड कौन सा है, दोनों में से वाइडर कौन सा है। तो वाइडर जो है वो ई बिजनेस है और ई कॉमर्स जो है वो नैरो है। ऐसा कह सकते हैं कि ई कॉमर्स एक पार्ट है ई बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो 3-4 पॉइंट बुक में लिखा हुआ है इसको मैं नोट करवा दिया था। आई होप सो सबको ये चैप्टर रिकॉल हो गया होगा। एक बार पूरा जो भी हम लोग पढ़े थे उसको रिवाइंड हो गया होगा, रिफ्रेश हो गया होगा। एंड ठीक है, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। चलो ठीक, बाय, थैंक यू।